Good morning, good afternoon, good evening, whenever you're watching this video. This is Priya Satish Gaur and I'm a CA final student. So, in this video, we are going to discuss about the introduction to customs law because customs is a subject that carries about 30 marks in our paper 8. So, leaving any single thing left out of this topic is a big risk, which I particularly didn't think is a good thing to take. So, we are going to discuss things from this particular unit. So, to begin with, we have to understand what is the meaning of the word customs. So, customs is a form of indirect tax. Customs is a duty imposed on imported goods, less commonly exported goods. अब जब हमको पता है कि कस्टम्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर लगता है, स्पेसिफिकली इंपोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्टेड गुड्स पर लगेगा, सो हमारा एक दिमाग में सवाल आता है कि हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर भला ही ऐसे क्या हो गया कि हमने उसके ऊपर एक ड्यूटी लगाने की कोशिश की. सो इसके लिए हमारा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो जानना ज़रूरी हो जाता है. पहले कैसे होता था, बहुत सारे अलग अलग राज्य होते थे जिनके अलग अलग राजा होते थे. तो एक राज्य का ट्रेडर जब दूसरे राज्य में जाकर ट्रेड करने की इच्छा रखता था तो उसे वहाँ पर इजीली ट्रेड करने नहीं दिया जाता था. तो ऐसे केस में जब उसे वहाँ पर ट्रेड करना होता था तो अपने साथ जाते हुए कई सारे तोहफे लेके जाता था उस नए राज्य के राजा को देने के लिए. वो वहाँ जाता, वो तोहफे उस राजा को देता और उसे बताता कि मेरे पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स है या ऐसी ऐसी चीज़ है जो मुझे आपके किंगडम में बेचनी है. राजा उन तोहफों से खुश होकर उस पर्सन को एक परमिट ग्रांट करता था कि और बोलता था उस ट्रेडर को, जा बेटा जा, तू अपना ट्रेड कर ले. वेरी सिमिलर टू एन आइकॉनिक डायलॉग. तो कुछ इसी तरह से समझ लो कि कस्टम्स भी एक ऐसी ही चीज़ थी जो कि एक हैबिचुअल प्रैक्टिस किसी ट्रेडिशन से तैयार हो गई बाय वे ऑफ रेगुलराइजिंग दिस पर्टिकुलर एक्ट. धीरे धीरे क्या होने लगा कि जो राजेशाही थी वो ख़त्म होने लगी एंड हम लोग एक नॉर्मल विलेज से एक ग्लोबल ट्रेडर की तरफ बढ़ने लगे. हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री की तरफ बढ़ने लगे. सो ऐसे केस के अंदर हमने क्या किया, इस ड्यूटी को जो हमारी रेगुलर प्रैक्टिस थी उसको लीगलाइज करने की कोशिश की. जब हमने इसको लीगलाइज करने की कोशिश की तो सबसे पहले हमारे पास आया था सी कस्टम्स एक्ट 1878. आफ्टर सी कस्टम्स एक्ट 1878 we had the erstwhile act that showed us the rates at which we were supposed to do the things. जैसे यहाँ पर हमारे पास था सी कस्टम्स एक्ट 1878, इनलैंड बॉन्डेड वेयरहाउसेस एक्ट 1896 एंड लैंड कस्टम्स एक्ट 1924. अब इन सभी को हमको करना था मर्ज और इनके रेट्स दिए गए थे इंडियन टैरिफ एक्ट 1934 में. तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बनाया कस्टम्स एक्ट 1962 और उसको साथ देने के लिए हमने तैयार किया कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975. कस्टम्स टैरिफ एक्ट को फिर से अमेंडमेंट दी गई इन 1985 सो दैट इसके अंदर हम सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ के साथ में डील कर पाए और ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को स्मूदन किया जा सके. सो दिस वॉज द हिस्ट्री ऑफ कस्टम्स. अब ये तो हिस्ट्री हमने जान ली, बट सिंपल सा फैक्ट है ना कि अगर कोई एक्ट हम बना रहे हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उस एक्ट को बनाने की पावर देनी चाहिए, क्योंकि हमारा आर्टिकल 265 क्या बोलता है कि जब तक हमारा लॉ ऑथराइज नहीं करता तब तक आप कोई टैक्स ना लगा सकते हो ना कलेक्ट कर सकते हो, राइट. सो अकॉर्डिंगली हमको हमारे आर्टिकल्स के साथ में भी तो कुछ ना कुछ करना ही था. तो अब ये क्या हो गया कि कस्टम्स को एक लीगलाइजेशन मिला, मतलब हमने हमारे एक्ट की परमिशन कैसे ली, बाय द वे ऑफ विद द कंप्लायंस ऑफ आर्टिकल 265. तो 265 के अंदर इन्होंने ये तो बता दिया कि हम टैक्स नहीं लगाने देंगे. फिर आर्टिकल 245 ने बीच में टांग अड़ा दी. वो बोलता है ठीक है यार चलो लॉ बना लो, बट मैं क्या बोलता हूँ, लॉ बनाने के लिए
मैं ना अधिकार देता हूँ पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेचर को। अब इस एक्ट ने ये भी बोल दिया कि पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, बट कहाँ तक बनाएगा, कि पूरी कंट्री के लिए बनाएगा या कंट्री के किसी पार्ट के लिए बनाएगा। और लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा, बट किसके लिए बनाएगा, तो या तो वो पूरे स्टेट के लिए बनाएगा या किसी स्टेट के एक पार्ट के लिए बनाएगा। अब यहाँ पर बीच में 245 को देखते हुए 246 भी धीरे से आकर बोला, यार तुम लोग ना एक्ट तो बना रहे हो, पावर भी दे दी, बट एक बात बताओ, जब तक तुमको पता ही नहीं है कि कौन सी चीज़ किसने डील करनी चाहिए, तुम एक्ट बनाओगे कैसे। सो 246 ने कहा कि मैं बताऊंगा तुम लोगों को कि पार्लियामेंट किस चीज़ पर लॉज बनाएगी और लेजिस्लेचर किस चीज़ पर लॉज बनाएगी। तो आर्टिकल के अंदर इन्होंने ये तो बता दिया कि किस चीज़ पर कौन बताएगा, बट ये मैटर्स लिस्ट कहाँ करवाया है मैंने ये लिस्ट करवाया है 7 शेड्यूल में। ऐसा किसने कहा, आर्टिकल 246 ने कहा। तो 7 शेड्यूल में जब हम आते हैं तो हमको वहाँ नज़र आती है टोटल 3 लिस्ट। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, इसके नाम के अंदर इन्होंने जैसा दिया हुआ है, ये बात करता है यूनियन लेवल पे। तो यूनियन लेवल पे अगर ये बात कर रहा है तो किसके पास अथॉरिटी होगी कि वो लॉज बना पाए, ऑफ कोर्स इट विल बी द यूनियन, दैट इज़ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास में अधिकार है कि वो लॉज बनाए अंडर दिस लिस्ट। एंड किस बारे में ये बात किस बारे में लॉज बताए जाएंगे, दैट विल बी द मैटर्स गिवन इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट। तो इस लिस्ट के अंदर एंट्री 83 के तहत यूनियन को पावर मिला कि वो कस्टम्स लगा सके। सो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट MCQ दैट मे बी आस्क्ड इन द पेपर। अब हमने ये तो देख लिया कि लिस्ट 1 क्या बोलती है, अब हम देखेंगे लिस्ट 2 क्या बोलती है। लिस्ट 2 में कुछ ऐसे मैटर्स बताए गए हैं कि जिसके अंदर स्टेट के पास एक्सक्लूसिव राइट है कि वो लॉज बना सके। सेपरेट लिस्ट दी है एक यूनियन को, एक दे दी है स्टेट को। अरे यार अभी थर्ड लिस्ट के अंदर क्या होगा, एनी गेसेस? ऑफ कोर्स अब हमको जब पता है दैट वी आर इंडिया, तो स्टेट का और यूनियन का दोनों का तालमेल भी तो होना ज़रूरी है। दैट्स वाई वी हैव लिस्ट 3 इन पिक्चर, दैट इज़ अबाउट द कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में अब क्या होता होगा, दोनों की खिचड़ी होगी। मतलब पार्लियामेंट और स्टेट दोनों के पास अधिकार होंगे कि वो कुछ मैटर्स को लेकर लॉज बना सके। अब आर्टिकल 286 बोलता है कि कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस हम लगाएंगे कहीं कहीं टैक्स इम्पोज करने पर। अब वो रिस्ट्रिक्शंस कहाँ कहाँ लगते हैं, तो टू अ सर्टेन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। अब यहाँ आगे इन्होंने क्या बोला है कि किसी भी स्टेट के पास में अधिकार नहीं है कि वो टैक्स इम्पोज करे एक ऐसे सप्लाई पर जहाँ पर गुड्स या सर्विसेज या दोनों का सप्लाई स्टेट के बाहर हो रहा है या फिर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की एक्टिविटी कंडक्ट होने वाली है। सो दैट वाज अबाउट हाउ कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एनैक्टिंग कस्टम्स एक्ट ओवर हियर। अब हम लोग कब से बात कर रहे हैं कि कस्टम्स एक्ट तैयार कैसे हुआ, बट कस्टम्स एक्ट में होता क्या क्या है यही तो हमको जानना है। सो यहाँ पर हमको आगे इन्होंने दिया है कि कस्टम्स एक्ट कैसा है, कस्टम्स एक्ट कहाँ लगेगा, कस्टम्स एक्ट में टोटल चैप्टर्स कितने हैं, एंड कस्टम्स एक्ट किस हद तक लग जाता है। सो टू बिगिन विथ आई वुड लाइक टू टेल यू दैट टोटल 17 चैप्टर होते हैं कस्टम्स लॉ के अंदर, जिनकी हेडिंग्स हमको नीचे दी गई है। अब इस हेडिंग्स को हम एक बार देख लेंगे एंड इन पर्टिकुलर हेडिंग्स के अंदर इन चैप्टर्स के अंदर क्या होता है ये हम आगे के वीडियोस में जानेंगे। दैट इज़ हम जब पर्टिकुलर उस पोर्शन पर जाएंगे देन वी विल गेट टू नो कि हर हेडिंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ किस तरह से एक्ट के अंदर बताई गई है। सो लेट्स रीड आउट। The first chapter is preliminary, the second one is officers of customs, third one appointment of customs ports, airports, etc.
prohibition on importation and exportation of goods, detection of illegally imported goods and prevention of the disposal thereof, detection and prevention of illegal export of goods, exemption from Chapter 4A and Chapter 4B, levy and exemption of customs duty, indicating amount of duty in the price of goods, advance rulings, control over conveyances carrying imported or export goods, clearance of goods, payments through electronic cash ledger and electronic duty credit ledger, goods in transit, warehousing, drawback, special provisions related to special economic zones, special provisions related to baggage goods imported or exported by posts and stores, coastal goods and vessels carrying coastal goods, audit, searches and seizure, confiscation and penalties, settlement of cases, appeals and revisions, offences and prosecutions, and miscellaneous chapter. यार अब हमने देख तो लिया कि कस्टम्स के चैप्टर्स कौन से हैं, तो कस्टम्स कहाँ कहाँ लगेगा क्या हमको ये पता है? ऑफ कोर्स हमको पता है कि कस्टम्स कहाँ कहाँ लगेगा. ज़मीन पे लगेगा, इंडिया के अंदर, होल ऑफ इंडिया बोला है ना, तो इंडिया की जितनी ज़मीन है वहाँ लग जाएगा. अब इंडिया के आसपास जो पानी है क्या वहाँ लगेगा? लगेगा. किस हद तक लगेगा? तो इंडिया की जो अप्रोप्रिएट बेस लाइन है वहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स तक हम हमारे इंडिया का टेरिटोरियल वाटर मानेंगे, एंड वहाँ तक लग जाएगा हमारा कस्टम्स, क्योंकि वो जो पानी है वो इंडिया का भाग माना जाता है. अब फॉर द पर्पज ऑफ कस्टम्स हमने कस्टम वाटर को कैसे डिफाइन किया है? तो कस्टम वाटर हम मानते हैं हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है वहाँ तक जाता है. तो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहाँ तक जाता है? तो 200 नॉटिकल माइल्स तक जाता है. ये हमको कहाँ दिया है? तो थोड़ा नीचे आ जाओ, कहाँ दिया है? यहाँ दिया है. दैट इज एनालिसिस में दिया है कि द लिमिट ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इज 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द बेस लाइन. तो यहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स तक माना जाएगा. सो अगर मुझे ठीक से बात करना हो तो मैं बेस लाइन से कहाँ तक मेरा कस्टम्स वाटर मानूँ? तो 200 नॉटिकल माइल्स तक मैं अपना कस्टम वाटर मानूंगी. और इंडिया कहाँ तक मानूंगी? 12 नॉटिकल माइल्स तक. क्लियर अप टिल दिस? अब इसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट सी डेफिनेशंस दी गई है, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट एक आता है हमारे पास, दैट इज़ रिलेटेड टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. क्योंकि कस्टम्स एक्ट ही कहाँ लगता है? इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगता है. सो व्हाट इज़ एक्सपोर्ट? तो एक्सपोर्ट मीन्स taking out of India to a place outside India. And what is import? Import means bringing into India from a place outside India. मतलब इंडिया से बाहर अगर मैं कुछ भेजती हूँ तो दैट विल बी एन एक्सपोर्ट, और इंडिया के अंदर कुछ लाती हूँ तो दैट विल बी एन इम्पोर्ट. बट ये चीज़ें कहाँ से आनी चाहिए? इंडिया के बाहर से आनी चाहिए. तो अभी हम देखेंगे कि बाकी के डेफिनेशंस क्या बोलते हैं. तो बेनिफिशियल ओनर का इन्होंने यहाँ डेफिनेशन हमें दे रखा है. नाम में है बेनिफिट हो रहा है, तो बेनिफिट किसको हो रहा है? जिसके बिहाफ पर गुड्स इंपोर्ट हो रहे हैं या एक्सपोर्ट हो रहे हैं, या फिर जिसका उन गुड्स के ऊपर कंट्रोल है. अब ये बोलते हैं कि बोर्ड किसको बोलेंगे? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स विल बी आवर बोर्ड. कस्टम्स एरिया क्या होगा? कस्टम स्टेशन होगा, वेयर हाउस होगा, या ऐसी कोई भी जगह जहाँ पर क्लियरेंस के पहले कस्टम अथॉरिटी ने गुड्स रखवाए होंगे. अब कस्टम स्टेशन क्या है? तो कस्टम्स पोर्ट, एयरपोर्ट, इंटरनेशनल कुरियर टर्मिनल, फॉरेन पोस्ट ऑफिस एंड लैंड कस्टम स्टेशन. और वेयर हाउस कैन बी अ पब्लिक वेयर हाउस, अ प्राइवेट वेयर हाउस एंड अ स्पेशल वेयर हाउस विच इज लाइसेंस्ड. So this was in short about the basic concepts related to customs. I hope आपको समझ आया होगा and you might be enjoying the video. आने वाले next video में we are going to cover the next unit of this particular chapter, that is related to levy and exemptions from Customs Act. So now that we have completed the chapter, let's revise it in a very quick manner using this sheet that can be asked in MCQs. So customs is a form of indirect tax. It is a duty imposed on imported, less commonly exported goods. Article 265 says that no tax shall be levied or collected except the authority of law. Article 245 says that
power to enact laws has been given to the parliament as well as legislature. Article 246 provides subject matter of laws made by the parliament and by the legislature of a state, and it is listed in the seventh schedule divided into three lists, the list 1 being union list, list 2 being state list, list 3 being concurrent list. Article 286 restricts provides for some restrictions to impose tax on certain supply of goods or services or both. Entry 83 of union lists empowers union to frame laws and levy custom duty. Export means taking out of India to a place outside India. Imports means bringing into India from a place outside India. And India includes territorial waters of India extending up to 12 nautical miles from appropriate baseline. Indian custom waters include exclusive economic zones, that is 200 nautical miles from the baseline. I've tried to summarize the entire unit in this one sheet, which may be quite handy for revision the day before exams. So you can quickly go through the sheet and revise all the related concepts or the articles as the case may be before the day of exam, and you can easily find this sheet in the description given with this video. Thank you for watching the video. Do like, share and subscribe. Thank you.